राजस्थान में हेल्थ केयर में पिछले कई सालों में काफ़ी सारी चीज़ें नई हुई हैं और अभी हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं RTH यानी राइट टू हेल्थ बिल के बारे में, जो अभी एक्ट के रूप में तब्दील हो गया। पिछले 9 दिनों से पूरे राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल, चिकित्सक, डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। प्रश्न यह उठता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। तो मैं शुरुआत करता हूँ इंट्रोडक्शन के साथ। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता, जो पीडियाट्रिशियन है। हमारे बीच में हैं डॉक्टर JK सिंघवी, जो शहर के माने हुए डॉक्टर हैं, मेडिसिन से हैं। हमारे बीच में हैं डॉक्टर राहुल देव अरोड़ा, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और पीपल्स वॉइस के तौर पर एडवोकेट सचिन झा हमारे बीच में मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा डॉक्टर विवेक गुप्ता से है, इसका विरोध क्यों? बीमार हूँ, ठीक करवाएं फिर वापस बीमार हो जाए, ये हेल्थ नहीं है। हेल्थ है जब आपको साफ हवा मिले, साफ पानी मिले, पौष्टिक भोजन मिले, आपका मेंटल पीस हो, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो, और इसके अलावा आपके पास प्रॉपर हाउसिंग हो। ये चीज़ें आपको हेल्दी बनने में हेल्प करती हैं। ये जो बिल है ये इनके बारे में नहीं है, ये सिर्फ आपको चिकित्सा का अधिकार देता है, राइट टू ट्रीटमेंट देता है। और राइट टू ट्रीटमेंट आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जनता के पास। किसी भी सरकारी अस्पताल में हर आदमी को जाके इलाज कराने का अधिकार था। इस बिल के माध्यम से सरकार ने उस जिम्मेदारी को प्राइवेट सेक्टर पे डाला है। तो इट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ राइट टू ट्रीटमेंट एट योर ओन एट प्लेस ऑफ योर ओन चॉइस। तो ये बिल आपको सिर्फ चिकित्सा प्रदाता चुनने का अधिकार दे रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। सिंघवी साहब, एक सवाल मेरा आपके लिए है। देखिए, सरकार का काम है जन कल्याणकारी योजना ऐलान, मतलब वो प्रॉफिट लॉस पे काम नहीं करते और वो ये मानते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, उनकी भी कहीं ना कोई जिम्मेदारी बनती है। मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी चिरंजीवी के रूप में, RGHS के रूप में, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल। और दूसरा, इससे 2 मेजर ऑब्जेक्शन डॉक्टर कम्युनिटी को क्या है? RGHS और चिरंजीवी में हम लोग ऑलरेडी इलाज कर रहे थे और उसमें करीब 70% से ज़्यादा जनता कवर हो रही थी। जो पेंशनर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो कवर्ड थे। और जो 5 लाख तक का जो दिया था उसमें करीब 50 से 60% पॉपुलेशन आ रही थी। बाकी लोग जो थे, जो मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास है, वो लोग अपना पर्सनल इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी से ले रहे थे और उसके थ्रू उनका इलाज हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने एक राजनीतिक दाव खेला है कि जिन लोगों को अभी ऑलरेडी फैसिलिटीज मिल रही थी उनको एक और अधिकार दे दिया है कि तुम कभी भी किसी भी अस्पताल में जाके अपनी इमरजेंसी देके इलाज करा सकते हो। ओके, इससे आपको क्या लगता है, आपको डॉक्टर कम्युनिटी को 2 मेजर ऑब्जेक्शन क्या है? 2 मेजर, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इमरजेंसी की व्याख्या नहीं की गई है। इमरजेंसी में उन्होंने जो 3-4 चीज़ें कही है उससे हमारी कम्युनिटी सच खुश नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इमरजेंसी का मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया हो, सांप ने काट लिया हो, कोई टॉक्सिसिटी हो गई हो, कोई फेल्योर में हो, वो तो इमरजेंसी है। पर कोई भी आदमी कभी भी आके मेरे छाती में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को सिर में दर्द है और वो इमरजेंसी के तौर पे आएगा, तो हम उसको इमरजेंसी के तौर पर कैसे ट्रीट कर पाएंगे? और 24 घंटे किसी भी वक्त वो आके हमसे कह सकता है। और यदि हम नहीं कर पाए तो सरकार ने उसमें हमारे ऊपर एक नया कानून और ला दिया है कि उसमें वो हमारी शिकायत कर सकता है, जिसके अगेंस्ट हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ओके, तो ये आपके 2 मेजर ऑब्जेक्शन है। डॉक्टर राहुल, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा। कई डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इसमें मान लीजिए मैंने इमरजेंसी समझ के उसका इलाज कर भी दिया, लेकिन उसका पेमेंट सिस्टम क्या रहेगा, कितना पैसा मुझे मिलेगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी कॉस्ट लेकर के मैं बैठा हूँ, तो क्या मेरे लिए ये संभव होगा उस इलाज को कर पाना? तो ये भी एक मुद्दा था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली सर, ये जो बिल है इसमें क्या है, जनता को अधिकार देने के लिए इन्होंने क्या चिकित्सकों के अधिकार छीन लिए हैं। हर हॉस्पिटल की अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सभी हॉस्पिटल्स को एक ही दायरे में नहीं बांध सकते कि आप एक 3 टक्कर में चलने वाला हॉस्पिटल और एक 5 स्टार सुविधा वाला हॉस्पिटल आप उसको बराबर दरों से भुगतान करो, ये भी किसी भी लेवल पे तर्कसंगत नहीं है। जो नीडी ग्रुप है समाज का, जनता जो गरीब है वास्तव में, जिनको इसकी जरूरत थी, उनको भी आपने अधिकार दिया। और एक करोड़पति जिसको इसकी जरूरत नहीं थी, आपने उसको भी अधिकार थमा दिया कि आप भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मुफ्त में इलाज करा के आ सकते हो। ये भी किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं है।
सरकार को अगर ये वास्तव में जनता को उपलब्ध कराना था तो इसमें 3 कैटेगरी हॉस्पिटल की बनानी चाहिए थी। आप मुझे बोलेंगे कि आप एंजियोप्लास्टी करनी है 30,000 रुपए में, जबकि स्टेंट 40,000 का आता है, तो हॉस्पिटल कैसे बेयर करेगा? और आपने उनको ये फोर्स कर देगा, वो करना ही पड़ेगा, वो कर देंगे, लेकिन आप सोचिए वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे? आखिर उनको बंद होना पड़ेगा या फिर इस राज्य से प्लान करना पड़ेगा, जो कि एक बेसिक अधिकारों का आनंद है। अगला सवाल मेरा सचिन जी, जो पीपल्स वॉइस के तौर पर एडवोकेट हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतर समझ रखते हैं, उन्होंने एक बात बोली कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक को राइट दे सकते हैं, दूसरे से छीन नहीं सकते। दूसरा सवाल ये कि सरकार ने हमें व्यवसाय माना है, हमने मार्केट रेट से ज़मीन खरीदी, लोन लेके इक्विपमेंट्स लाए, लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से सैलरी देते हैं, तमाम सारे टैक्सेस हम देते हैं, तो फिर सरकार करे जन कल्याणकारी काम, हमसे ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सरकारी रेट पर हम कंपल्सरीली वो सुविधाएं दें? नहीं, ये पहली बात तो जैसे आप कह रहे हैं रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, टेक्निकली तो यही होता है। द बेसिक सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, अगर किसी के राइट्स हैं तो किसी और की ड्यूटी से ही तो राइट एमिनेट होगा। राइट इज नॉट एमिनेट फ्रॉम थिन एयर। ओके, तो ये बैलेंस तो हमेशा ही रहेगा। यस, सरकार देना चाहेगी, और आई से दैट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी सरकार को करना भी चाहिए, लेकिन एक लाइन ड्रॉ होगी और वो लाइन कौन डिसाइड करेगा? अगर and that line is the line of sustainability. You see, अगर आपने पैसा, अगर आप फ्री बिजली बांटेंगे, अगर आप फ्री में अनाज बांटेंगे, तो होगा क्या? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो जिन लोगों से आप टैक्स लेके ये सारे खर्चे कर रहे थे, उनकी इनकम ही नहीं होगी, तो ये पैसा आना भी बंद हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने लोगों को एक फ्री का कल्चर डाल दिया, तो इनके पास इनके इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आज की तारीख में, क्योंकि खर्चा सरकार नहीं कर रही है, खर्चा किसी और से करवा रही है, तो अगर आपने उस डॉक्टर तंत्र को उस पर इतना बोझ डाल दिया कि न तो यहाँ पे टैलेंट बचेगा राजस्थान में और ना इन्वेस्टमेंट आएगा, तो यू विल हैव अ डिपेंडिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान, देन वेयर इज द वेलफेयर गोइंग टू कम फ्रॉम? बड़ी इंपॉर्टेंट बात सचिन जी ने कही। एक चीज, एक मुद्दा यहाँ पर जो आता है सर, विरोध में देखा गया है कि जो एक ट्राइब्यूनल बनाने की बात है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने की बात है, उसको लेकर के भी आपका विरोध है। उसके लिए विरोध क्यों? क्योंकि देखिए, कोई कानून जब हम लाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कोई रेगुलेटरी बॉडी या कुछ संस्थागत नियम बनाने पड़ते हैं। उसका विरोध क्यों? This responsibility has been invested in the executive constitutionally. जिस एग्जीक्यूटिव को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी उन्होंने नहीं दी, और अब उन्होंने हमारे माध्यम से देना चाहा, हम उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी। तो उनका कहना, उनका कोई से नहीं है, और शायद वो किसी कोर्ट में भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए, ये तो दिस इज आउटराइट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि राइट टू रिड्रेसल जो है वो आपका सेक्शन 14 सेक्शन 21 से एमिनेट करता है। और दूसरी बात यह है, आपकी जो कमिटीज होती हैं, जिनको हम क्वासी जुडिशियल बॉडीज कहते हैं, जिनको आप ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, ये बातें नहीं होती हैं कि ये आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट को फॉलो करें। तो ये, अगर मैं लेमैन भाषा में कहूँ, तो मोटा मोटी न्याय करती हैं। लेकिन if something is apparently wrong, is injustice on the face of the paper, that is when you move on to a higher court. So that is something you cannot take away. सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि सरकार का काम जन कल्याणकारी योजनाएं लाना है, चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो। सरकार को भी मालूम है कि उनकी बैंडविड्थ लिमिटेड है, उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड। उनको मालूम है कि चिकित्सा में 70-80% काम प्राइवेट में हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली उन्होंने आपको एज ए रिसोर्स शामिल किया है। और ये भी बात सही है कि शुरू से हज़ारों सालों से होता है आया है कि अमीर से लेते हैं और गरीब को देते हैं। तो इसमें तकलीफ क्या है कि सरकार आपको कॉम्पनसेट भी कर रही है, तो इसमें तकलीफ क्या है कि सरकार आप को पैसा दे करके और आपसे अप्रोच करवा रही है? ठीक है, मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, से क्या फ़र्क पड़ता है? जिस दिन से हम चिकित्सा के पेशे में आए हैं, हमें काम करने में कभी भी नहीं तकलीफ रही। समाज के हर तबके का हम इलाज करते हैं, गरीब से लेकर अमीर तक, और डिपेंडिंग ऑन इनकम हम उसी तरह से हर चीज़ का ख्याल रखते हुए इलाज करते हैं, और ये मानवता हम में है। और शायद इसीलिए पब्लिक हम लोगों को जो भी कहती है भगवान के बाद,
शायद इसी वजह से हमारी ये पदवी रही है। परंतु अब दिक्कत ये हो गई है कि जनता और हमारे बीच में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ पैदा कर दी है सरकार ने। सरकार ने जनता को ये मिसकंसेप्शन दिया है कि तुम किसी भी अस्पताल में किसी भी बीमारी का फ्री में इलाज करा सकते। हम ये नहीं कह रहे कि हम इलाज नहीं करेंगे, हम इलाज करना चाहते हैं, परंतु एक अस्पताल चलाने के लिए हमें जितने खर्चे पड़ने पड़ते हैं उन खर्चों के रेशो में सरकार उतना रिएम्बर्समेंट करे। सर, मेरा एक सवाल है एक आम नागरिक के तौर पे। लड़ाई चिकित्सकों और सरकार के बीच में है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं पैसे देके आपसे इलाज करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन पिछले 9-10 दिनों से जो देख रहे हैं दैट पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, आई डोंट वांट टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपको नहीं लगता कि इस आंदोलन के माध्यम से हम एक जनता के साथ हम भी उतने परेशान है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार की बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि पूरी जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे और हमारी समस्याओं को समझे। सरकार ने जब ये कानून पास किया, सरकार बोल रही है कि हमने डॉक्टरों से बात कर कानून पास किया। महोदय, 10,000 डॉक्टर विधानसभा के बाहर खड़े होकर डंडे खा रहे थे, तब आपने ये कानून विधानसभा के अंदर पास किया है। आप पहले भी सिंसियर हो जाते कि अच्छा बताइए आपकी क्या समस्या है, एक तो पास हो गया, अब बताइए। आज से हम वार्ता के पैनल पे बैठते तो शायद 3 या 4 दिन में समाधान कुछ ना कुछ तो निकलता। आप 7 दिन के बाद जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तब आप टेबल पे बैठे, तब तक आक्रोश इतना बढ़ चुका है और विवाद इतने ज्यादा हो चुके हैं कि सुलझाने में अगले 3 से 4 दिन और लग गए तो जनता की क्या हालत होगा, भगवान जिम्मेदार है। ये तो समझ में आ गया इस डिस्कशन से कि देयर इज अ डेडलॉक। सरकार एक मन से किसी और मंतव्य से इसको लाना चाहती थी कि भी लोगों को फैसिलिटी मिले, और मेडिकल फ्रेटर्निटी डॉक्टर्स का भी अपना ऑब्जेक्शन सही है। लेकिन बात करते हैं, क्या इसका कोई रास्ता निकल सकता है? क्या हम कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि जनता को भी राहत मिले, सरकार का इंटेंट भी प्रूव हो और मेडिकल फ्रेटर्निटी भी हाँ अग्री कर जाए कि भाई हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में वहीं से आएंगे, यहाँ से अपना ये डिस्कस शुरू हुआ था कि दिस बिल इज नॉट राइट टू हेल्थ बिल, दिस इज बिल टू ट्रीट योर चूज योर ट्रीटमेंट प्रोवाइडर। ये गलत है। आपका, मैं मानता हूँ कि हर सिटीजन को ट्रीटमेंट मिलने का अधिकार है, ट्रीटमेंट प्रोवाइडर चूज करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये सरकार ये कर सकती है कि जिस हॉस्पिटल के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उन हॉस्पिटल्स को आरटीएच देना पड़ेगा। दैट वुड बी रीजनेबल एक्सेस, बिकॉज दैट विल मेक कि किसी भी सिटीजन के पास में गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो राइट टू हेल्थ दे रही है वो विद इन 5 किलोमीटर की रेंज में अवेलेबल है। ओके, तो ये एक सोल्यूशन आपने दिया। सर, मैं कोई सोल्यूशन इसका क्या नजर आता है, बीच का रास्ता? मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। जिन लोगों को सरकार ने जमीन दी है, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, जो सोसाइटी के हॉस्पिटल्स हैं, जिनको सरकार सब्सिडी देती है, उन हॉस्पिटल्स में ये योजना होनी चाहिए। पर जिन डॉक्टर्स ने अपना खुद का फंड लगाकर जो हॉस्पिटल बनाया है, उन हॉस्पिटल्स को इस एक्ट से बाहर रखा जाता है। क्या बदलाव आप इस स्कीम में चाहेंगे जिस पे आप अग्री हो सकते हैं? अगर मेडिक्लेम कंपनी जनता के सभी लोगों को कवर करती हैं और हमारे बिल्स का रिएम्बर्समेंट करती हैं तो हमें कोई इशू नहीं है। सचिन सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से क्या वर्केबल सॉल्यूशन आपको नज़र आता है इस पूरे प्रोसेस में? तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मुझे नजर नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात की। तो मुझे 3-4 बातें समझ में आती है कि अगर सरकार उनकी सेवाओं के बदले उस क्लास ऑफ हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी को देखते हुए सही कॉम्पनसेशन दे, टाइमली पेमेंट करे, प्लस उनके जो ग्रीवेंस रिट्रेशल सिस्टम है उनका उसमें से हो, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल सकता है। और एक और चीज़ जो हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी का कंसर्न है कि एक्ट में कई सारे लूप होल्स हैं, क्लैरिटी मिसिंग है। सपोज इमरजेंसी की कोई डेफिनेशन प्रॉपरली नहीं है, तो इन चीज़ों का समाधान हो और गवर्नमेंट बात करके इनका समाधान निकले, तो मुझे लगता है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान, फॉर डॉक्टर कम्युनिटी एंड फॉर गवर्नमेंट।